हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने महाजनपद का पहला पार्ट कर लिया था, है ना। पहला पार्ट कर लिया था। अब इस वीडियो में जैसे हमने पिछले पार्ट में जो पढ़ा था, आपको पता होगी कि हमने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा। ठीक है, डिफरेंस पढ़ा था हमने क्या कि वैदिक काल और लेटर वैदिक, ठीक है, और महाजनपद के बीच में डिफरेंस भी पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि आपका किंगडम यहाँ पर किंगडम हो गया, और उसके बाद आपने गणसंघ, ठीक है, ये है, देखिए गणसंघ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ा। गणसंघ और किंगडम के बीच में क्या क्या डिफरेंस थे वो पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, और मगध में जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हुए थे वो पढ़े। जैसे हर एक डायनेस्टी हमने पढ़ ली, ठीक है, हर एक डायनेस्टी पढ़ ली, सही है। फिर हमने शिशुनाग डायनेस्टी पढ़ी, ठीक है, नंद डायनेस्टी पढ़ी। उसके बाद हमने कंप्लीट किया, नंद डायनेस्टी कंप्लीट कर ली थी, है ना, पहले पार्ट में, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो हो गई थी वो, इसलिए मैंने ज़्यादा उसको बढ़ाया नहीं। तो इस वीडियो में जो मगध है, मगध के ऊपर जो है आगे के कौन से शासक आए वो सब पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और एक कमेंट लिख देना प्यारा सा, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, अब आ जाते हैं मौर्यन। मैंने बताया था कि क्या हुआ था जब धनानंद था, ठीक है, धनानंद जो कि बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट, ठीक है, ऑप्रेसिव रूलर था, ठीक है, और ये हैवी टैक्सेस लगाता था। उसकी ग्रीड, लालच वगैरह बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और वो उसको ख़त्म करना, मतलब उसको हटाना चाहते थे। उससे बिल्कुल त्रस्त हो गए थे, उसकी जो शासन था उससे त्रस्त हो चुके थे, ठीक है। तो क्वाइट अनपॉपुलर था वो लोगों के बीच में, मास के बीच में, है ना। तो उसके बाद इसको फ़ायदा लेते हुए कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य के गाइडेंस में चंद्रगुप्त मौर्य जो है गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो यहाँ से होता है मौर्य एम्पायर शुरू, ठीक है। तो मौर्य एम्पायर शुरू होता है। तो मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत जो है मानी जाती है 321 BC से मानी जाती है ना। अच्छा, कुछ ये भी चीज़ें होनी चाहिए कि मौर्य जो मगध का जो कॉज ऑफ मगध सक्सेस, मतलब सक्सेस का क्या राज था कि मगध जो है उसको एक तरह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और दूसरे राज्यों से, ये भी पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये प्री में तो एक बार को है, लेकिन मेंस में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि अब मान लो प्री तो निकल गया आपका, तो मेंस में दिक्कत हो जाएगी ना। तो हमें पूरा होलिस्टिक तरीके से चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो कॉजेज ऑफ मगध के जो सक्सेस थे, मगध के कारण थे कि जो मगध है, मगध सभी 16 महाजनपदों में से सबसे ज़्यादा एक तरह से क्या, सबसे ज़्यादा डोमिनेंस स्थापित करता है। वो क्यों? सबसे पहला कारण था, मगध जो है एक तरह से ज्योग्राफिकल जो पोजीशन थी बहुत ही स्ट्रांग थी। क्या थी? ज्योग्राफिकल पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी ऑफ कंट्रोल ओवर रिच आयरन डिपॉजिट, क्योंकि यहाँ से क्या था, जो आयरन डिपॉजिट हैं जो साउथ बिहार के फाउंड होते हैं, है ना, वहाँ पर वो ज़्यादा थे, ठीक है जी। तो वो उससे पास में जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वेपन्स वगैरह हैं, ठीक है, मगध में वेपन्स और वॉर सुपीरियरिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि अब मान लो आयरन जो है वो ज़्यादा पाई जाएगी, तो जिससे कि क्या है, आयरन के जो हथियार वगैरह हैं वो ज़्यादा बनेंगे। अब ज़्यादा बनेंगे तो आपको पता है क्या होगा कि जो आयरन ज़्यादा होगा तो फिर वहाँ के हथियार भी अच्छे बनेंगे, सुपीरियर बनेंगे। इस वजह से क्या है, वहाँ की सेना भी अच्छी बनेगी, है ना। तो सेना अच्छी बनेगी तो आसपास के जो एरिया से लड़ाई भी अच्छी तरह से करेगी, और उसका जो है अपने एरिया का विस्तार भी करेगी, है ना। चलिए फिर, है ना, ये चीज़ पता लग गई। साथ में आयरन डिपॉजिट थे, और जो आपकी, है ना, ये जो थी इसकी एक तरह से उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन की वजह से क्या था कि ये 5 हिल से, मतलब 5 हिल से थी, जो आसपास की 5 हिल से मतलब वो घिरी हुई थी। तो फोर्टिफाइड जो किला विला हो, किलाबंदी अच्छी तरह से हो जाती थी चारों तरफ से, बिल्कुल कोई भी दूसरा आक्रमण करने में परेशानी होती थी, है ना। स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी उसकी,
है ना, और सराउंडेड बाय जो उसकी जो कैपिटल थी गिरिराज या फिर राजगृही जो है 5 हिल से सराउंडेड थी, है ना, जिसकी वजह से नेचुरल फोर्टिफिकेशन हो जाती थी जो कि अभेद थी, लगभग अभेद थी, है ना। दूसरी ये है पाटलिपुत्र वॉज मोर लाइक वाटरफोर्ड। चारों तरफ पाटलिपुत्र के पानी ही ज़्यादा था, है ना, क्योंकि वो जो है जो पाटलिपुत्र का जो किला था वो आसपास की जो सोन नदी और गंगा नदी के दोनों कन्फ्लुएंस पे था, समझ रहे हो, कन्फ्लुएंस पे था। इस वजह से क्या हो गया, क्या वाटर फोर्ट था, है ना। दूसरा कारण क्या था कि जो मगध के सक्सेस होने के, दूसरा मगध के सक्सेस होने के जो था, जो गंगेटिक प्लेन था, गंगा का मैदानी भाग था, वहाँ पर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, जो उर्वरकता जो सॉइल में बहुत ज़्यादा थी, फर्टाइल था, ठीक है, फर्टाइल एलुवियम सॉइल थी वहाँ पर, और हैवी रेनफॉल वहाँ पर होती थी, जिसकी वजह से मोर प्रोडक्शन होता था, जिसकी वजह से और जो इरिगेशन वो अच्छी तरह से होता था। तो फर्टाइल रिवर प्लेन होने के कारण जो है एग्रीकल्चर सरप्लस था, एग्रीकल्चर अच्छी तरह से होता था, ज़्यादा एग्रीकल्चर होता था, और इसकी वजह से क्या है, ज़्यादा जब खाना होगा तो वो आर्मी होगी जो उनकी, वो स्टैंडिंग आर्मी ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि उनको खाने की ज़रूरत होती है, तो खाना अच्छी तरह से अगर होगा तो स्टैंडिंग आर्मी भी ज़्यादा होगी। ठीक है जी, समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट मैं बात करूं, माना जाता है तो जो है क्या, फर्दर द फॉरेस्ट ऑफ साउथ एरिया, ठीक है, साउथर्न एरिया प्रोवाइडेड टिम्बर, एलिफेंट जो फॉरेस्ट थे साउथ में उसके मगध के, तो वो टिम्बर लकड़ी वगैरह का जो है प्रोवाइड कराते थे, और एलिफेंट वगैरह प्रोवाइड कराते थे, है ना, जिससे क्या होता, मिलिट्री एडवांटेज होता था उनके लिए। ठीक है, माना जाता है कि मगध वॉज द फर्स्ट स्टेट टू यूज एलिफेंट ऑन लार्ज स्केल। तो एलिफेंट जो है ज़्यादातर जो है यूज़ किया किसने, मगध ने। ठीक है जी, चलो मगध ने यूज़ किया। चलिए तीसरा जो कारण था सक्सेस का मगध के, वो था आपका एम्बिशियस रूलर। ठीक है, मतलब जो भी मगध में, जैसे आपने देखा होगा मगध के जितने भी रूलर थे, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, ठीक है, महापद्मनंद, ठीक है, ये सब क्या थे, बहुत ही एम्बिशियस थे, ठीक है, दूरभाषी थे, बहुत ज़्यादा दूर तक देखते थे, और बहुत ही एग्रेसिव थे, उनकी रूलिंग कैपेसिटी कुछ अच्छी थी, ज़्यादा थी। ठीक है, इस वजह से भी क्या था कि मगध जो है काफ़ी सक्सेस हुआ इस चीज़ में, है ना। चौथा कारण क्या था मगध के सक्सेस होने का, वो था ट्रेड एंड टैक्स। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या था, ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ा टाउन्स में, है ना, ट्रेड टाउन्स एंड मेटल मनी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा, टोल जो है वो लिया जाता था, है ना, टोल वगैरह लिया जाता अच्छा सा था। ठीक है, तो जिससे क्या होता था कि जो ट्रेजरी थी, ट्रेजरी खजाना था, जो मगध का खजाना था राजा का, वो अच्छा था, जिससे कि क्या था, वो जो आर्मी को ज़्यादा ह्यूज आर्मी मेंटेन करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है वो पूरी होती थी, है ना। ठीक है जी, हाँ, अगर मैं बात करूँ आखिरी कारण था और अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर। तो मगध की जो सोसाइटी थी वो अनऑर्थोडॉक्स थी, मतलब ये नहीं था कि हाँ मैं ही। ठीक है, तो अनऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, जो किंग के लिए ज़्यादा ही वफादार थी, है ना, तो ये चीज़ें भी आ गई। चलो अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब जैसे मौर्य है, मौर्य वाले हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वो अभी बाद में देखते हैं ना। अब यहाँ पर हमने बता दिया कि मगध की क्यों जो है मगध डायनेस्टी थी वो क्यों बड़ी थी, है ना, ये चीज़ समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलो अब एक चीज़ अब समझो, यहाँ देखो आगे, यहाँ देखो अब देखिए, अब यहाँ देखिए नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब यहाँ पर हम इस यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ इधर एरिया की बात कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की, है ना। तो देखो मगध तो यहाँ था, तो यहाँ तो अच्छी खासी जो महाजनपद हो रहे थे, इसको फल फूल रहे थे, लेकिन ये जो था यहाँ पर लैक था, यहाँ पर आपस में ही लड़ रहे थे, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं थी। इसका फ़ायदा लिया पर्शियन और मैसेडोनियन इन्वेजन्स ने। तो यहाँ पर जो फ़ायदा लिया वो पर्शियन यानी कि जो ईरान के लोग थे, ठीक है, उन्होंने, और मैसेडोनियन जो ग्रीस वगैरह के लोग थे उन्होंने फ़ायदा लिया। तो हम देखेंगे इस काल में क्या होगा कि नॉर्थ वेस्ट से जो है फॉरेनर जो हैं, दूसरे देश के जो हैं
वो इन्वेड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाएगा, है ना। तो एक तरह से क्या है, मगध इमर्ज एट फॉर्मेडेबल पावरफुल था एंड ग्रेजुअली स्मॉलर प्रिंसिपलिटीज रिपब्लिक्स मर्ज इनटू इट। तो जैसे कि मगध हुआ तो छोटे छोटे राज्य थे वो इसमें मर्ज हो गए। तो नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया था, ये वाला जो इंडिया था, वो इसमें थोड़ा कंसोलिडेशन नहीं था उस टाइम। तो जैसे महाजनपद कुछ कुछ, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कंबोजा था, ठीक है, यहाँ पर आपका गंधार था, है ना। महाजनपद आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर कंबोजा था, यहाँ कंबोजा, यहाँ गंधार, ठीक है। तो जो महाजनपद लाइक कंबोजा और मद्र या फिर गंधार एंड गंधार कंटिन्यूसली फाइटिंग ईच अदर, ये आपस में ही मर रहे थे, ठीक है, आपस में ही लड़ रहे थे। जिसका फायदा क्या लिया, देखा ना, जैसे आपस में लड़ोगे तो दूसरा वाला फायदा ले लेगा। इसी तरह से क्या हुआ कि जब ये आपस में लड़ने लगे तो दूसरे इन्वेजन, जो फॉरेनर इन्वेजन है, जो पर्शियन या फिर एंड मैसेडोनियन जो लोग थे वो आने लगे, ठीक है, शासक वहां से आने लगे, इन्वेड करने लगे। दस द पावरफुल किंगडम लाइक मगध कुड नॉट इमर्ज इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है। जिसकी वजह से क्या था, जब आपस में लड़ने लगेंगे तो जिसकी वजह से क्या था, जो मगध जो है इधर साइड में इमर्ज नहीं हो पाया, ठीक है। अब यहाँ पर इमर्ज नहीं हुआ पाया, जिसका एडवांटेज किसने लिया, जिसका एडवांटेज लिया, ठीक है, जिसका एडवांटेज लेते हैं पर्शियन यानी कि ईरानियन एम्पायर लेते हैं, ठीक है। ईरानियन एम्पायर और मैसेडोनियन एम्पायर जो है यहाँ के लेने लगते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गई, देखो, ठीक है। दस द पावर, यहाँ टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल डिसयूनिटी, तो पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी जो पर्शियन थे, पर्शियन यानी ईरानियन एम्पायर, जो कि 6th सेंचुरी में BC में पेनिट्रेट इनटू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से जो है पेनिट्रेट करने लगे, ठीक है। तो द एक्मेनिड किंग साइरस, जो साइरस था 558 से लेकर 529 BC तक, वाज द फर्स्ट रूलर टू इन्वेड सब कॉन्टिनेंट। तो सबसे पहला अगर शासक था जो इन्वेड किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो था साइरस। तो याद रखना CYRUS, साइरस वाज द फर्स्ट, ठीक है, रूरल, ठीक है, ठीक है, जो शासक था वो पहला इन्वेड करने के लिए सबसे पहले आया, ठीक है। Who was the first ruler to invade the Indian subcontinent? That was Cyrus, ठीक है जी, याद कर सकते हो। तो ही लेड टू मिलिट्री एक्सपीडिशन, तो मिलिट्री उसने एक्सपीडिशन करना शुरू किया। डिस्ट्रॉय द सिटी, उसने डिस्ट्रॉय की कपिशा, ठीक है, कपिशा सिटी जो है, जो कि हिंदुकुश के साउथ में लाई करती है, साउथ ईस्ट में लाई करती है, कपिशा की सिटी जो है डिस्ट्रॉय कर दी। और बहुत सारे ट्रिब्यूट, मतलब खजाना वगैरह था वो वहाँ से कंबोजा और गंधार से लूटना शुरू कर दिया, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद पर्शियन किंग डेरियस, जो कि 516 BC में नेक्स्ट पंजाब में इसने अपने अंदर मतलब हथिया लिया, ठीक है, पंजाब एनेक्स कर लिया, वेस्ट ऑफ इंडस एंड सिंध, ठीक है, ये सब एरिया में आ गया डेरियस, ठीक है। ग्रीक हिस्टोरियन था, एक नाम है हेरोडोटस, ठीक है, कंसीडर्ड एज फादर ऑफ वेस्टर्न हिस्ट्री राइटिंग। तो इसको माना जाता है, क्या कहना जाता है, फादर ऑफ वेस्टर्न हिस्ट्री राइटिंग। तो वेस्टर्न जो हिस्ट्री को लिखने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है, हेरोडोटस, ठीक है। तो वो कहता है, क्या कहता है हेरोडोटस, क्या कहते हैं कि गंधार दैट द एरिया वॉज 20th यानी कि 20th एंड द मोस्ट प्रॉस्परस, ठीक है, सत्रपी यानी कि सत्रपी मतलब प्रोविंस ऑफ द पर्शियन एम्पायर। तो कहा जाता है कि वो कहते हैं कि गंधार था 20वां राज्य था, 20वां प्रोविंस था, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट प्रॉस्परस था, सबसे ज़्यादा प्रॉस्पर खुशहाल था, ठीक है। तो यहां से आप समझ सकते हो, है ना। चलो, अब पर्शियंस आए, मैंने कहा पर्शियंस आए तो उनका इम्पैक्ट भी कुछ पड़ा होगा इंडिया पे। क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, ये प्री से ज़्यादा मेंस में भी यूज़ आता है ना। तो इम्पैक्ट हुआ, मैं कहा पर्शियन आए, ईरानियन आए, तो उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा होगा,
सीधी बात है, कोई ना कोई बाहर से आएगा तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाल के जाएगा। तो क्या इम्पैक्ट पड़ा का लगभग 200 साल इंडो पर्शियन कॉन्टैक्ट रिजल्टेड इन, कम से कम 200 साल इंडिया और पर्शियन का कॉन्टैक्ट रहा है, रिजल्टेड इन नॉट ओनली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, केवल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ही नहीं है, बट द सोशो इकोनॉमिक जो है इन्फ्लुएंस भी आया, सोशो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी आया। तो ट्रेड एंड कॉमर्स जो इंडो पर्शियन, जिसकी वजह से क्या था, जो फॉर्जिंग कल्चरल टाई, जिसकी वजह ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से जो कल्चरल टाइज थे दोनों के बीच में, ये इंडिया जो फिर इंडो और पर्शियन दोनों रीजन के बीच में वो बढ़े। ठीक है, साथ में क्या था, यहाँ पर क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ खरोस्थी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो खरोस्थी स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन किया, क्या किया, खरोस्थी स्क्रिप्ट का जो है इंट्रोडक्शन किया, याद रखना। तो खरोस्थी स्क्रिप्ट जो है पर्शियन ने चालू की, विच वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम अरेमिक। ठीक है, अरेमिक क्या है कि स्क्रिप्ट है पर्शियन एम्पायर की जो ऑफिशियल स्क्रिप्ट थी, है ना, अरेमिक। ठीक है, जो कि राइट यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ, लाइक अरेबिक, जो अरेबिक भाषा है उसी की तरह लिखी जाती थी, है ना, समझ में आ गई। तो खरोस्थी स्क्रिप्ट को चालू किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ठीक है, ये इम्पैक्ट हो गया। सम ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, अशोकन इंस्क्रिप्शंस इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है या यानी कि इधर साइड में है, रिटन इन दिस स्क्रिप्ट, इसी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। तो पर्शियन सिंगलोई टाइप कॉइन वर कॉपीड इन इंडिया। तो जो पर्शियन की जो सिंगलोई टाइप कॉइन्स थे वो भी यहाँ पर इंडिया में कॉपी की गए। ठीक है, तो ये भी एक तरह से इन्फ्लुएंस ही था। इट इज पॉसिबल, ये मतलब संभव है कि रॉक इंस्क्रिप्शंस यूज्ड बाय अशोका, जो रॉक इंस्क्रिप्शंस है वो यूज किए गए अशोका के द्वारा 3rd सेंचुरी बीसी में, इंस्पायर थे किससे, पर्शियन किंग डेरियस से। किससे, डेरियस से। तो मॉन्यूमेंट ऑफ अशोकन्स टाइम, जो मॉन्यूमेंट था, ठीक है, अशोका टाइम का, स्पेशली बेल्ट शेप्ड कैपिटल। ठीक है, जो वेल शेप्ड कैपिटल था, ठीक है, जो कि अशोक चक्र में, ठीक है, अशोका से एडिक्ट था, प्रियम्बल ऑफ अशोक एडिक्ट। ठीक है, हैव लॉट ऑफ इरानियन इन्फ्लुएंस, तो इसमें इरानियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। सही है, ये समझ में आ गई। दूसरा, अब क्या हुआ इसी बीच में, अब ये भी तो, ये क्या है, मैसेडोनियन है। मैंने कहा कि नॉर्थ वेस्ट में क्या हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट में इन्वेजन हो रहा है दूसरे देशों का। तो मैंने कहा पर्शियन आ गया, तो पर्शियन का इन्फ्लुएंस बता दिया। अब मैसेडोनियन वाले भी आ रहे हैं। तो मैसेडोनियन में अलेक्जेंडर इन्वेट करता है उस टाइम, क्या करता है, अलेक्जेंडर के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है। तो अलेक्जेंडर इन्वेट करता है 327 से लेकर 326 बीसी में। ठीक है, जो कि जो अलेक्जेंडर था सन ऑफ फिलिप ऑफ मैसेडोनिया, तो ग्रीस का क्या था, एक पुत्र था फिलिप का। ठीक है, क्या था, फिलिप का जो है पुत्र था अलेक्जेंडर, हु इन्वेड इंडिया इन 326। तो 326 में इन्वेड करता है इंडिया। ठीक है जी। अलेक्जेंडर वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इंडिया, तो अलेक्जेंडर को जो अट्रैक्शन था, नॉट बिकॉज ऑफ द फेबुलस वेल्थ, मतलब पैसे के लिए ही नहीं था, मतलब वेल्थ के लिए, धन दौलत के लिए ही नहीं था, बट वो पैशनेट माना जाता था स्टूडेंट की, ज्योग्राफी का एक तरह से, वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री का भी एक तरह से अपने आप को स्टूडेंट मानता था, समझ रहे हो। तो उसको उसके अंदर उत्सुकता थी सीखने की, जानने की, कि ये वो चाहता था कि सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द ओशियन, कि ओशियन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, समझना, पढ़ना चाहता था। ठीक है जी, समझ में आ गई। तो ये चीज़ है, ये एक हाइपोथेटिकल भी हो सकती है, अब क्या पता। चलो ठीक है। द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया सूटेड हिज प्लान्स। ठीक है, तो मानी गई। एट द सेम टाइम द रीजन वॉज स्प्लिट इंटू नंबर ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट। तो उस टाइम क्या था, मैंने बताया था कि छोटे छोटे स्टेट्स जैसे तक्षशिला, पंजाब, किंगडम ऑफ पोरस, ठीक है, गंधार एसेक्ट्रा, जो है छोटे छोटे किंगडम्स थे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रीजन में। ठीक है जी, कोई भी यूनिटी नहीं थी
तो जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी नहीं हो पाया। अलेक्जेंडर को फ़ायदा मिल गया तो अलेक्जेंडर ने एंटर कर दिया किसके, खैबर पास जो दर्रा था यानी कि पास था नॉर्थ वेस्ट में, तो वहाँ से क्या किया इसने, इन्वेड कर दिया 326 में, 326 बीसी में इन्वेड कर दिया इंडिया। ठीक है, केवल और केवल पोरस को छोड़कर हु फॉट द फेमस बैटल ऑफ खैबर पास जो है उसने लड़ा झेलम नदी के किनारे। ऑल द किंग्स सबमिटेड मीकली, मतलब एक तरह से खाली पोरस जो है वो अपने अच्छे से लड़े और बाकी ने सबने घुटने टेक दिए अलेक्जेंडर के सामने, जिसमें से किंग ऑफ तक्षशिला का एक राजा था, क्या नाम था, अम्बी। ठीक है, वॉज द फर्स्ट टू सरेंडर, तो सबसे पहले सरेंडर किया किसने, तक्षशिला के किंग ने, अम्बी ने। ठीक है, केवल और केवल पोरस नहीं था जो कि बैटल ऑफ खैबर पास, झेलम नदी के किनारे। ठीक है, जब अलेक्जेंडर ब्यास नदी पर तक पहुंचा, ठीक है, ब्यास नदी तक पहुंचा तो हिज सोल्जर्स उन्हें क्या है, घर की याद आने लगी, बीमार होने लगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, गर्मी काफ़ी थी, तो यहाँ पर क्या था कि जो मौसम था वो चेंज होने लगा। वहाँ पर ग्रीस में थोड़ा अलग मौसम था, यहाँ पर अलग मौसम था, थोड़े घर से बहुत दूर आ गए, तो उन्हें क्या हुआ, मौसम चेंज होने की वजह से बीमार होने लगे, बहुत सारी चीज़ें होने लगी, दिक्कतें होने लगी, तो वो जो है वो अंदर फर्दर जाने से मना कर दिया उन्हें। ब्यास नदी के बाद जो है उन्होंने मना कर दिया कि भैया हम नहीं जाएंगे, हमारी बस की नहीं है, तो हमें क्या करो, हम वापस जा रहे हैं घर। अब यार राजा तो राजा है, वो तो परेशान है, तो वो अब भाई कहा यार हम अकेले तो लड़ेंगे नहीं, मतलब अलेक्जेंडर अकेले तो लड़ेगा नहीं भाई, दूसरा जब तक सेना नहीं साथ देगी जब तक थोड़ी नहीं लड़ेगा। तो सेना ने भाई क्या किया, दोबारा से घर की तरफ रवाना हो गए। ठीक है, समझ में आ गई, चलो यहां तक समझ में आ गई। लगभग 19 महीने जो है इंडिया में रहा और 19 महीने रह के वो वापस घर की तरफ लौटने लगा। इस बीच मिलिट्री एनकाउंटर होते हैं जो गणसंघ के बीच में, मैंने बताया था ना, गणसंघ के बीच में मिलिट्री एनकाउंटर होते हैं, मालवाज है ना, मल्लोई। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसी बीच क्या है, ही डाइड एट द बेबीलोन, क्या है, बेबीलोन में जाकर वो मर जाता है क्योंकि बीमार होता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया ना कि ये सब चीज़ें जो है बीमार होता है, जिसकी वजह से वो जिंदा नहीं रह पाता है और 323 में जाकर बेबीलोन में जाकर वो मर जाता है। ठीक है जी, चलो यहां तक समझ में आ जानी चाहिए आपको। चलो ये देखिए, ये मैपिंग है। ओके नाउ अब अलेक्जेंडर आया, अलेक्जेंडर का भी क्या है इफेक्ट होंगे, इन्वेजन के क्या इफेक्ट थे, मैंने मतलब कहने की बात की, मैसेडोनियंस जो हैं, ग्रीस जो थे, उनके इन्वेजन के क्या 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 इफेक्ट थे। मैंने पहले पर्शियन के इफेक्ट बताए, अब इसमें मैसेडोनियन के यानी कि अलेक्जेंडर के इन्वेजन के इफेक्ट बताओ। ठीक है, तो अलेक्जेंडर इन्वेजन जो था वाज द फर्स्ट ओकेजन, पहली बार था व्हेन द एंशिएंट यूरोप केम इनटू क्लोज कांटेक्ट विद द एंशिएंट इंडिया। तो पहली बार था जो यूरोप का रीजन था वो कांटेक्ट में आया एंशिएंट इंडिया के। ठीक है जी, तो सबसे पहला जो आउटकम था दोनों के बीच में, ठीक है, इन्वेजन के बीच की वजह से क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट कांटेक्ट विद इंडिया एंड ग्रीस। तो इससे क्या था, इंडिया और ग्रीस के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट जो है एस्टेब्लिश हो पाया बहुत सारे फील्ड्स में। ठीक है जी, चलो ये पता लगे, ट्रेवलर्स हेल्प अस नो एंड अंडरस्टैंड डाइवर्स एंशिएंट सोसाइटल प्रैक्टिसेस। तो क्या हुआ, सोसाइटल प्रैक्टिसेस क्या थी, ठीक है, मैसेडोनिया में और यहाँ पर, वो सब एक दूसरे को पता लग गई। ठीक है, जैसे जो वहाँ के जो क्या था, जैसे ये पता लगा कि ऑटोनोमस सिटीज़ थी ग्रीस में, जो इंडिया के एरिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऑटोनोमस सिटीज़ थी, मैंने बताया था, जो कि गणसंघ के बारे में है ना। तो गणसंघ क्या थे, ऑटोनोमस सिटीज़ थी। सती सिस्टम भी पता लगी। ठीक है, सेल ऑफ गर्ल्स इन द मार्केट प्लेस ये पता लगी, बाय द पुअर पेरेंट्स ये सब पता लगी। कहाँ, फाइन ब्रीड ऑफ ऑक्सन इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया ये सब पता लगी।
सही है। और साथ में क्या किया, उसके कैंपेन ने, अलेक्जेंडर के कैंपेन ने पता लगा, एक्सपोज इंडिया टू यूरोप, इंडिया को यूरोप से एक तरह से कांटेक्ट करवाया बाय ओपनिंग फोर डिस्टिंक्ट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब 4 तरीके से कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए। 3 बाय लैंड, मतलब 3 तरह से रोड से, एक तरह से लैंड से, 3 तरह से, ठीक है, बाकी 1 साइड बाय सी से। तो मतलब 4 रास्ते बताए इंडिया आने के, एक तरह से ये कह सकते हो। 3 बाय सी से, मतलब 3 जो है वो लैंड के थ्रू और 1 जो है सी के थ्रू, ठीक है। एक जो 4 तरीके से जो है इंडिया आने के रास्ते बताए, रूट बताए, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं क्या है। एक साथ में क्या हुआ था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉस्मोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट्स, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो इस्टेब्लिश यहीं पर, इसी की वजह से एक तरह से जान पाए, ठीक है। और साथ में क्या था कि एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन वाज दैट कि पेव्ड द वे टू यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया अंडर द चंद्रगुप्त मौर्य। साथ में क्या था कि एक तरह से इनडायरेक्ट इफेक्ट ये भी रहा कि जो नॉर्थ इंडिया था एक तरह से, जैसे मैंने बताया था, नॉर्थ इंडिया मगध को छोड़कर सब आपस में लड़ रहे थे, यूनाइट नहीं थे। तो इसके चलते जब बाहर से इन्वेज हुआ तो यहाँ के छोटे छोटे राज्य थे वो अंडर द गाइडेंस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में जो है वो यूनाइट हो गए आपस में। तो एक तरह से नॉर्थ इंडिया एक जो है यूनाइट हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आ गया, ठीक है जी। अब देख लेते हैं सोशल एंड द मटेरियल लाइफ इन द एज ऑफ महाजनपद। तो सोशल जो सोसाइटी की, ठीक है, मटेरियल लाइफ क्या थी महाजनपद के टाइम पर। चलो देख लेते हैं एक बार। देखो आर्कियोलॉजिकली 6th सेंचुरी BC मार्क्ड मानी जाती है, क्या मार्क्ड करती है कि बिगिनिंग ऑफ NBPW क्या है मानी जाती है। तो क्या होता है NBPW, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर, जो पोट्री वगैरह थी वो मानी जाती है। और मानी जाती है कि सेकंड अर्बनाइजेशन, मैंने बताया था सेकंड अर्बनाइजेशन भी मानी जाती है आफ्टर हड़प्पा, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आ गई। तो NBPW रेफर टू द नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पोट्री, ठीक है, विच वॉज ग्लोसी होती थी, शाइनिंग टाइप ऑफ पोट्री मेड फ्रॉम फाइन फैब्रिक, तो फाइन फैब्रिक से बनी होती थी। अब नॉर्थन ब्लैक के नाम से अगर सोच रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है ऑलवेज ब्लैक, हमेशा ब्लैक नहीं होती थी, अदर शेड्स में भी होती थी। NVPW इज यूजुअली अनपेंटेड, पेंटेड नहीं होती थी ज़्यादातर। देयर आर सम इंस्टेंसेस ऑफ डिज़ाइन होते थे, जैसे वेवी लाइंस हो गई, ठीक है, कंसेंट्रिक एंड इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, बैंड्स एंड डॉट्स ये वगैरह होते थे। ये देखो ये है इमेज वगैरह पोट्री की, ये है इमेज, ये देख लो, है ना। अच्छा यह इस टाइम क्या हुआ था, मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द यूज ऑफ मनी, मनी का यूज माना जाता है इसी कार्य जो काल में हुआ था, है ना, सब कॉन्टिनेंट में। एज अर्ली सीरीज ऑफ द पंच मार्क्ड कॉइन्स जो है हैज बीन एक्सक्यूवेटेड, तो पंच मार्क्ड कॉइन जो है खुदाई में यहीं पर प्राप्त हुए, इसी कार्यकाल में जो है काल में प्राप्त हुए, ठीक है। अलॉन्ग विद द मेटल मनी बर्न ब्रिक जो ईंट होती थी, पकी हुई ईंट, और रिंग वेल टू अपीयर्ड इन द मिडल ऑफ द NVPW फेज, ठीक है। मेटल मनी, बर्न ब्रिक और रिंग वेल जो है वो पाई गई इस काल में, ठीक है। ड्यूरिंग 600 से लेकर 300 BC के बीच में क्या था, देयर वाज सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ द नंबर ऑफ साइज ऑफ विलेजेस सेटलमेंट। तो क्या था कि इस बीच में क्या थे, जो मैंने बताया था कि अर्बन फेज था, तो यहाँ पर जो सिटीज़ वगैरह थी बड़ी बड़ी होने लगी, ठीक है, सिटीज़ वगैरह थी, सिग्निफिकेंटली एक्सपेंशन होने लगा, साइज ऑफ विलेज सेटलमेंट बढ़ने लगे, टाउन्स के साइज बढ़ने लगे, पॉपुलेशन की ग्रोथ होने लगी। कहाँ पर, गंगा वैली में, तो गंगा की जो प्लेन एरिया है वहाँ पर, ठीक है जी। तो बहुत सारी पाली और संस्कृत टेक्स्ट जो है वो मिले हैं इस कार्यकाल के लिए। तो पाली और संस्कृत लैंग्वेज वाज पॉपुलर एट दैट टाइम।
पुर यानी कि पुरा या बोल देते पुर, ठीक है, पुर या फिर नगर, NAGR नगर, ठीक है। माना जाता था, जैसे आपने अभी किसी सिटी के आगे पुर देखा होगा, नगर देखा होगा, तो उसका मतलब होता था फोर्टिफाइड टाउन। फोर्टिफाइड मतलब किलाबंदी वाले, जो जैसे मान लो ये टाउन है, ये टाउन ए, इसके चारों तरफ एक फोर्टिफिकेशन मतलब दीवार बना दी जिससे कि फोर्टिफाइड हो गए, किलाबंदी कर दी, जिससे कि कोई बाहर से इन्वेड नहीं कर पाए यहाँ पर, है ना। तो क्या होता था, उसको बोलते थे पुर या फिर नगर, ठीक है। निगम आपने सुना होगा, नगर निगम, तो ये सब क्या है, निगम का मतलब होता था कि मार्केट टाउन, जहां पर मार्केट होती थी उसे निगम बोल देते थे। इस टाइम तो चलो नगर निगम आ गया, तो निगम क्या होता था, मार्केट टाउन, जो कि इंटरमीडिएट होता था बिटवीन ग्राम और नगर। नगर और ग्राम के बीच में जो इंटरमीडिएट का टाउन होता था, जैसे नगर है एक और ये गांव है, गांव के बीच में छोट और बदलावों का निगम होता था, है ना। राजधानी, राजधानी रेफर टू द कैपिटल सिटी, तो राजधानी, कैपिटल सिटी को राजधानी बोलते थे। नगर का वॉज द स्मॉल टाउन एंड महानगर, यानी कि नगर जैसे बोल देते, नगर जो है वो स्मॉल टाउन होता था और महानगर जैसे अभी भी है बिग सिटी को कहते थे। कुछ महानगर उस टाइम के थे जो काशी, कौशाम्बी, राजगीर, पाटलिपुत्र, ठीक है, ये सब पुराने थे। श्रावस्ती और अयोध्या, वैशाली, चंपा, कपिलावस्तु, ये सब क्या थे, महानगर थे, बड़ी सिटीज थी। सही है, यहां तक समझ में आ गई। यहां पर देखो, सेठी वॉज द हाई लेवल बिजनेसमैन, हाई लेवल जो बिजनेसमैन होते थे उन्हें बोलते थे सेठी, जो कि एसोसिएट करते थे ट्रेड और मनी लैंडिंग, जो ब्याज पे पैसा वगैरह देते थे वो उस पर ट्रेड वगैरह पे डील करते थे, है ना। ठीक है, और एक चीज और है, वेसास बोलते थे मर्चेंट स्ट्रीट, जहां पर क्या होते थे, आर्टिशंस जो है मर्चेंट वगैरह रहते थे लोकेलिटी में, ठीक है, उसको बोलते थे वेसास। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब यहां पर एक चीज और है, क्राफ्ट वर हेरिडेटरी, ठीक है। क्राफ्ट मतलब अगर कोई चीज बनाना जानता है तो वो उसका सन भी वही काम करता था, एक तरह से यहां पर ये भी होता था। एक चीज और है कनेक्टिविटी के बारे में, यानी कि रोड कनेक्टिविटी के बारे में, क्या, टू मेजर ट्रांस रीजन रूट्स, एक रीजन से दूसरे रीजन तक जो है दो रूट्स के उस टाइम जो है बनाए गए थे, जैसे बोलते थे उत्तर पथ और दक्षिण पथ। नॉर्थ इंडिया स्ट्रेचिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट यहां से लेकर, नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया से लेकर इंडो गंगेटिक प्लेन तक एक रोड था, ठीक है, रूट था, ठीक है। और कहां तक जाता था वो, तमराली पिति जो बे ऑफ बंगाल में जो है वो वहां तक जाता था, क्या, उत्तर पथ। देखो यहां दिखाता हूं उत्तर पथ, ये है, ये उत्तर पथ है, नॉर्थ वेस्ट यहां से तक्षशिला वगैरह से यहां तक जाता था तमराली पिति, ठीक है, बे ऑफ बंगाल यहां तक, तो ये जो उत्तर पथ होता था यहां तक कनेक्टिविटी होती थी। ऐसी दक्षिण पथ होता था, ये दक्षिण पथ साउथ इंडिया स्ट्रेचिंग फ्रॉम पाटलिपुत्र मगध टू प्रतिष्ठान ऑन द गोदावरी, जो रिवर के आसपास था वहां तक। तो यहां पर मगध से जाता था, ये दक्षिण पथ होता था, यहां से दक्षिण पथ प्रतिष्ठान, और यहां से आपका मगध एरिया से यहां तक जाता था दक्षिण पथ। तो कनेक्टिविटी पहले भी थी अच्छी, समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका, है ना, यहां तक आगे समझ में। तो उस टाइम क्या, फ्लोरिशिंग, जिसकी वजह से क्या था, फ्लोरिशिंग ट्रेड, सब कॉन्टिनेंट में ट्रेड अच्छा होता था, बहुत ईस्टर्न यानी कि वेस्ट बंगाल विद म्यांमार, बंगाल और म्यांमार के बीच में ट्रेड अच्छा था। वेस्ट में तक्षशिला, अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया रीजन तक हमारा ट्रेड फैला हुआ था। जो हम इंपोर्ट ज़्यादा करते थे उस टाइम, इंपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो करते थे वो था प्रीशियस स्टोन्स लाइक गोल्ड, लैपिस lazuli, जेड और सिल्वर वगैरह हम इंपोर्ट करते थे। फिनिश्ड क्राफ्ट जो, ठीक है, टेक्सटाइल गुड्स, जो टेक्सटाइल कपड़े वगैरह का गुड्स वगैरह, सैंडलवुड, है ना, सैंडलवुड पर्ल्स वगैरह हम जो है एक्सपोर्ट करते थे ज़्यादातर। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और है,
गामिका, गामिका बोलते थे, उनको बोलते थे कस्टम ऑफिशियल्स, कस्टम ऑफिशियल्स। एंड टोल कलेक्टर को जो बोलते थे, टोल को जो कस्टम जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करते थे, कस्टम ऑफिसर्स जो अभी भी होते हैं ना, उसको बोलते थे गामिका। और टोल जो टोल लेते थे, टोल बोलते थे शुल्किका, ठीक है, शौल्किका। और शुल्क अध्यक्ष, ठीक है, शुल्क अध्यक्ष, शुल्क अध्यक्ष क्या बोलते थे, टोल जो ऑफिशियल्स होते थे उनको बोलते थे। ये क्या करते थे, लेवी टैक्स ऑन द मर्चेंटाइज एंड स्पेशल रॉयल ऑफिसर्स, ठीक है, जो टैक्स जो मर्चेंटाइज से जो है टैक्स जो लेवी करते थे, जो लगाते थे, उनको बोलते थे शुल्क अध्यक्ष, है ना। एक स्पेशल रॉयल ऑफिसर होता था राजभट्ट, राजभट्ट वर डिप्यूटेड टू सेफगार्ड द लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रैवलर्स। मान लो कोई मतलब कोई लेके आ रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, तो उसकी सेफ्टी के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो उसकी सेफ्टी के लिए राजभट्ट जो है अपॉइंट किए जाते थे, जो कि रॉयल ऑफिसर्स होते थे, जो सेफगार्ड करते थे जो भी ट्रैवलर्स हैं उनकी ज़िंदगी को, है ना। अच्छा, ट्रेड जो है उस टाइम क्या था, पैसों से, जो है मनी से किया जाता था, जैसे निष्का, सतमाना और निष्का बोलते थे। जो मनी होती थी उसे बोलते थे निष्का या फिर सतमाना। शुरुआती जो कॉइन थे, अर्लीस्ट कॉइन जो आर पंच मार्क्ड कॉइन थे, कॉल्ड पीस ऑफ मेटल्स, जो कॉल्ड सो एज पीस ऑफ मेटल्स होते थे, वर पंच्ड विद द सर्टेन मार्क्स। जैसे मान लो एक पीस ऑफ मेटल है, यहाँ पर एक पीस मेटल का एक टुकड़ा ले लिया, उस पर एक पंच कर दिया, जैसे कुछ भी हिल की पंच कर दिया, या फिर ट्री बना दिया कोई, ठीक है, ट्री बना दिया, या फिर फिश का जो है वो हमने बना दिया, कुछ भी बना दिया, एलिफेंट का बना दिया, वो एक पंच मार्क्ड होते थे, वो कॉइन होते थे। एंड मेड ऑफ सिल्वर, सिल्वर से बने होते थे, कुछ कॉपर से भी बने हुए पाए गए हैं उस टाइम, ठीक है। अच्छा, पालिनी की अष्टदायी पुस्तक है, उसमें ये मेंशन किया कि जो वेज को बोलते थे वेतन, ठीक है, जो अभी भी बोलते हैं, वेज अर्नर्स को बोलते हैं वेतनिका, ठीक है, वेतनिका। अच्छा, टाउन्स एंड विलेजेस म्यूचुअली सपोर्टेड ईच अदर, जैसे मान लो कुछ गांव से आएगा कुछ चीज़, शहर से आएगा, तो एक दूसरे से म्यूचुअली सपोर्ट करते थे एक दूसरे से, ठीक है जी। चलो, यहां तक समझ में आ गई। चलो, नाउ हाँ, एक चीज ये है कि जो टैक्स वगैरह होता था, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस पेड बाय पीजेंट एज ए टैक्स, ठीक है, तो 1/6 प्रोड्यूस का होता था, सही है। चलो, और एक चीज ये और है कि रिच पीजेंट जो है, पीजेंट जो है, जो किसान होते थे, उन्हें बोलते थे गाहपति। क्या बोलते थे? गाहपति। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं बात को बता रहा हूं यहां पर। उस टाइम क्या था, इमर्जेंट ऑफ द नोशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी इमर्जेंट होने लगा। यूज ऑफ आयरन प्लग शेयर, ठीक है, जो खेती किसानी के जो आइटम्स होते थे, ठीक है, जो औजार होते थे वो आयरन के बने होते थे। और गुड फर्टिलिटी ऑफ द एलुवियल सॉइल, ठीक है, एग्रीकल्चर मेड ग्रेट एडवांसेज। तो उस टाइम क्या था, एग्रीकल्चर भी काफ़ी एडवांस हो गई थी। फर्स्ट टाइम देयर वॉज लैंड एंड एग्रेरियन एक्सपेंशन, माना जाता है कि पहली बार जो है एग्रेरियन एक्सपेंशन होना शुरू हुआ था इस टाइम। तो फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी मानी जाती है, एडवांस फूड प्रोसेसिंग इकोनॉमी मानी जाती है, कि फूड जो है प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी मानी जाती है, कि ज़्यादा ही फूड प्रोड्यूसिंग हुआ था इस टाइम। पैडी कल्टीवेशन जो काफ़ी होता था उस टाइम, पैडी राइस वगैरह जो है वो ज़्यादा होता था। अतरंजी खेड़ा जो एटा यूपी में है, प्रोवाइड वेरिएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन लाइफ। तो रूरल से अर्बन लाइफ के बीच में ट्रांजिशन के
अतरंगी खेड़ा के बारे में जो है माना जाता है। यहाँ पर पूरा एविडेंस मिलते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ एविडेंस में। चलिए ये देखिए, ज़्यादा नहीं रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में, तो हायर ऑफिशियल कॉल्ड अमात्य होता था। अमात्य जो ऊपर जो हायर ऑफिसर्स होते थे, हायर ऑफिशियल्स होते थे, उन्हें अमात्य बोलते थे। मात्राज या फिर अमात्य बोलते थे जो हायर ऑफिशियल होते थे, जो कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मिलिट्री फंक्शन करते थे। ठीक है, मिनिस्टर को मंत्री बोलते थे, कमांडर सेनाध्यक्ष, सेना नायक, ठीक है, सेना नायक, और जो असिस्ट किए जाते थे आयुक्त से असिस्ट किए जाते सेना नायक। ठीक है, बलि अब वॉलेंट्री पेमेंट, जो जैसे बोलते थे ना खुद ही देना, वॉलेंट्री पेमेंट मतलब ऐसे अपनी इच्छा से कोई भी दान दक्षिणा करना, उसे बोलते थे बलि। मेड बाय द ट्रांसमैन टू देयर चीफ इन द वैदिक टाइम, उस टाइम दी जाती थी बलि, मतलब अपनी वॉलेंट्री पेमेंट मेड बाय द ट्राइबमैन टू द चीफ इन द वैदिक टाइम बिकम कंपलसरी, अब कंपलसरी हो गई। ठीक है, कंपलसरी हो गई, पहले वॉलेंट्री थी अब कंपलसरी हो गई। और जो ऑफिशियल स्पेशल ऑफिसर्स होते थे उसे बोलते थे बलि साधक, जो कि कलेक्ट करते थे बलि को, यानी कि बलि को कलेक्ट करते थे, वो थे बलि साधक। और ये कितनी थी? 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस के 1/6 थी। एडवेंट ऑफ राइटिंग मे हैव हेल्प इन द असेसमेंट ऑफ द कलेक्टिंग टैक्स, तो इस टाइम क्या होने लगा, धीरे धीरे एडवेंट ऑफ राइटिंग, लिखने की जो है एडवेंट होने लगी। जो राइटिंग पहले इतनी ज़्यादा लिखने का जो था वो नहीं माना जाता था, लेकिन इस टाइम जो है लिखने की शुरुआत होती है अच्छी तरह से, है ना। पॉपुलर असेंबलीज जैसे सभा समिति होती थी लगभग खत्म हो गई थी, ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गई थी। कहीं कहीं स्मॉल बॉडी कॉल्ड परिषद, ठीक है, और वो है वो बची हुई थी परिषद, स्मॉल बॉडी जो है परिषद वो बची हुई थी। सही है, चलो अच्छा लीगल एंड सोशल सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। और ठीक है, दिस पीरियड मार्क्ड द ओरिजिन ऑफ द लीगल इंडियन लीगल या फिर जुडिशरी सिस्टम। तो ये माना जाता है कि इस पीरियड को माना जाता है कि इंडियन लीगल सिस्टम और जुडिशियरी सिस्टम जो है इस टाइम लागू हुआ था, मतलब शुरुआत थी ये। पहले इससे पहले क्या था, ट्राइबल जो लॉज थे वो माने जाते थे, ठीक है, जो कि विच डिड नॉट रिकॉग्नाइज एनी class distinctions, but now since the caste groups and varna system were strongly, तो पहले क्या था, तो क्लास डिस्टिंक्शंस नहीं थी, ट्राइबल रूल्स होते थे, लेकिन अब जो है वो क्या होने लगा, कास्ट जो है, ग्रुप्स जो है, वर्ण सिस्टम जो है, वर्ण व्यवस्था जो है वो हावी होने लगी सोशलाइट पे। तो जैसे देखिए लीगल सिस्टम वॉज ऑल्सो पार्शियल, तो पार्शियल होता था, हायर वर्ण जो ऊपर कुल के जो वर्ण के लोग होते थे उस पर तो एक तरह से जो लॉज थे वो कम माने जाते थे, और जो नीचे वाले जो वर्ण होते थे, 4 वर्णों में से नीचे वाले होते थे उस पर ज़्यादा ही इम्पोज किए जाते थे। सिविल एंड द क्रिमिनल लॉ बेस्ड ऑन द वर्णा डिवीजन, मैंने कहा ना सिविल और क्रिमिनल लॉज बेस्ड ऑन द वर्णा डिवीजन। हायर वर्णा वर कंसिडर्ड प्यूरर, जो ऊंचे वाले थे, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, ये सब वगैरह, और नीचे अब यहाँ पर शूद्र नीचे, और यहाँ पर ये जो ऊपर के वर्ण होते थे वो क्या माने जाते थे, प्योर माने जाते थे, और नीचे के माने जाते थे प्योर नहीं माने जाते थे, शूद्रास माने जाते थे, डिसेबल माने जाते। सारी की सारी डिसेबिलिटीज वर इम्पोज्ड ऑन द शूद्रास, जो नीचे की वो जो होते थे वर्णा उनके ऊपर जो है इम्पोज की जाती थी। क्राइम कमिटेड बाय शूद्रा, जो शूद्रा अगेंस्ट ब्राह्मण एंड अदर वर पनिश्ड सीवियरली, मतलब अगर कोई नीचे वाला क्राइम करता है उसके ऊपर, मतलब अगर वो मान लो कोई शूद्र है, शूद्र ने ब्राह्मण जो, ठीक है, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण के ऊपर अगर कुछ करता है तो उसको सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी, गंभीर जो है पनिशमेंट दी जाती थी।
सज़ा दी जाती थी। लेकिन अगर जो है ऊपर का नीचे वाले को जो है क्राइम करता है, नीचे वाले को मारता है, कुछ भी करता है, तो उसको लाइटर पनिशमेंट दी जाती थी, हल्की पनिशमेंट दी जाती थी। सही है। और एक और था, रेट्रीब्यूटिव लॉ वॉज फॉलोड। ठीक, रेट्रीब्यूटिव लॉ ये होता है क्रिमिनल ऑफेंस गवर्नड बाय द आइडिया ऑफ रिवेंज। मतलब रेट्रीब्यूटिव लॉ ये हो गया कि जैसे को तैसा, मतलब थप्पड़ मारा तो तुम भी थप्पड़ मारो, इस तरह का। दांत तोड़ा है तो तुम भी दांत तोड़ो, इस तरह से जो है आंख फोड़ी है तो तुम भी आंख फोड़ो। ये उस टाइम जो ये लॉ माना जाता था, है ना। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पैट्रियार्कल कंट्रोल विद इन देयर हाउस होल्ड लेड टू इंक्रीज सबऑर्डिनेशन ऑफ द वुमेन। तो मैंने बताया था पैट्रियार्की जो है वो यहाँ पर कंट्रोल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो वुमेन है एक तरह से नीचे जो है वो दब जाती हैं, सबऑर्डिनेट, उनके जो है मेल के सबऑर्डिनेट रहती हैं, नीचे रहती। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं हम। मैंने बताया सोसाइटी वॉज डिवाइडेड, क्लियरली डिवाइडेड इनटू 4 वर्ण सिस्टम। तो चार जो है वर्ण व्यवस्था में डिवाइड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सही है। शूद्र वर नॉट अलाउड टू अपॉइंट टू द हायर पोस्ट। शूद्र को अपॉइंट नहीं किया जाता था हायर पोस्ट पे। एंड वर मीट टू ओनली सर्व द्विज। द्विज मतलब होते थे जो तीन जो ऊपर की कास्ट, मतलब एक तो वर्ण व्यवस्था में 3 जो ऊपर के वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है, वही उनको सर्व करने के लिए माने जाते थे शूद्र। जैसे उनको माना जाता था, जो शूद्रों को स्लेव, आर्टिशन एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स इसके रूप में ही देखा जाता था। तो ये चीज़ थी उस टाइम। तो यहाँ पर हमारा हो गया क्या, महाजनपद पूरा कंप्लीट। आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी जो हम वो है वो कभी ना कभी हम कर लेंगे कुछ दिनों में। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डिड यू लाइक द वीडियो? अगर आपने को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है पहले, और कमेंट में प्यारा सा कमेंट कर देना, और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, किस चीज़ में टॉपिक में आप कमज़ोर है वो ज़रूर लिख देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट वीडियो हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पढ़ेंगे, उसके बाद हम मौर्य जो है मौर्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।